तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, कि जब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है तो उसे ठीक कैसे करें। तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा, जब हमें एक्सेस डिमांड का केस होगा ना, तो इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, हमें क्या करना है, रिड्यूस करनी है परचेजिंग पावर। हमें हर वो मेजर लेना है जिससे परचेजिंग पावर रिड्यूस हो, जिससे मार्केट में क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास क्रेडिट देने की फैसिलिटी कम हो जाए और मनी सप्लाई रिड्यूस हो। मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, ये हमें लेना है जब एक्सेस डिमांड होगी। और जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तब डेफिशिएंट डिमांड के केस में हमें हर वो मेजर लेना है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर नहीं होने से, लोगों के पास पैसा कम होने से दे आर डिमांडिंग लेस और मार्केट में सब कुछ डिफ्लेशनरी लेवल पे चल रहा है। तो हमने कहा ये इंक्रीज हो, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपेंशन हो और मनी सप्लाई रिड्यूस करने की जगह इंक्रीज हो। ये सब मेजर्स हमें लेने हैं डेफिशिएंट डिमांड के केस में, ठीक है। अब कैसे हमें होते हैं, तीन मेजर्स हैं। एक है फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने स्टेट के लिए बनाती हैं, ठीक है। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी इज बजटरी पॉलिसी। जो भी हमारा गवर्नमेंट बजट हमने पढ़ा था जिसके बारे में, उस गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स में कैसे चेंज करना है, दैट इज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी, ओके। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक बनाता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स वो हैं which are applicable to all banks, जितने भी बैंक्स हैं उन सब बैंक्स पे ये लगता है एक साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जबकि यहाँ पे पूरा फुल ऑन डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पे जो बैंक ऐसा है जिसने कोई रूल, पॉलिसी, कोई नियम तोड़ा है उसके ऊपर वो लगाते हैं, इसीलिए इसको हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करता है, तीसरा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। अब हम एक एक बात करते हैं, एक थोड़ा सा हम अपना एक्रोनिम बना लेते हैं। एक्सेस डिमांड के लिए ईडी और डेफिशिएंट डिमांड के लिए डीडी, तो यहाँ पे लिखने में इजी हो जाएगा। जैसे कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या करना है, जब एक्सेस डिमांड हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी, यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडीज देना कम करेगी, गवर्नमेंट अपना जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रही है ऑपरेशनल या कुछ भी वो कम करेगी, जिससे कि क्योंकि गवर्नमेंट जब खर्चा करती है तो वो जनरल पब्लिक के पास जाता है। तो एक्सेस डिमांड में एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, जबकि डेफिशिएंट डिमांड में एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, ओके क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज, गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग मोर सर्विसेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी लेस कॉस्ट। तो ये सब कुछ होगा, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को एक्सपैंड करे या कम करे। तो एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी और डेफिशिएंट डिमांड के केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। अब रेवेन्यू, जिसको हम टैक्सेशन पॉलिसी भी कहते हैं, क्या करेगी एक्सेस डिमांड के केस में, टैक्स और ज्यादा बढ़ाएगी, ज्यादा टैक्स लेगी, जबकि डेफिशिएंट डिमांड के केस में टैक्स रेट कम करेगी, जिससे कि लोगों के पास अपने इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च करने के लिए बच जाए। जबकि अगर एक्सेस डिमांड है तो उनसे और ज्यादा टैक्स लेगी, जिससे कि उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम बचे। पब्लिक बोरोइंग्स, पब्लिक बोरोइंग्स में यानी कि जब गवर्नमेंट इज टेकिंग बोरोइंग्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, ठीक है, तो गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से क्या करेगी, एक्सेस डिमांड है तो उनसे बोरोइंग्स लेना शुरू कर देगी, पब्लिक बोरोइंग्स को इंक्रीज कर देगी, जबकि डेफिशिएंट डिमांड में डिक्रीज कर देगी।
ताकि लोगों के पास पैसा जाए। डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो हमने गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट बजट किया था उसमें वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग थे कि जब भी डेफिसिट बजट होता है उसे हम कहाँ से फाइनेंस कर सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोरिंग से कर सकते हैं, एंड इशू ऑफ करेंसी नोट्स विदाउट कीपिंग एडिक्वेट रिजर्व्स। बट ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, बहुत ही इमरजेंसी होती है तो ही ये कर सकते हैं, वरना ये अलाउड नहीं होता। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में एक्सेस डिमांड में वो फाइनेंसिंग क्या करेगी, फाइनेंस नहीं करेगी ना उसको, फाइनेंस को अपना डिक्रीज कर देगी, जबकि डेफिसिट डिमांड में इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ये सब वो है जो कि गवर्नमेंट ले रही है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी। जब हम लोगों ने सेंट्रल बैंक वाला चैप्टर किया था बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में, तो बैंकिंग में याद है हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस किए थे, उसमें एक लास्ट फंक्शन था कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में मैंने ये सब कुछ तुम्हें करवाया था, बट मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ, देख लो। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट एंड रेपो रेट विच इज चार्ज्ड बाय कमर्शियल सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा बैंक रेट एंड रेपो रेट है, दिस इज चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक। किससे, फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो ये जो रेट होता है बैंक रेट एंड रेपो रेट, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ज्यादा चार्ज करेगा तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक से ज्यादा चार्ज करेंगे, ऐसे सीक्वेंस चलेगी। तो हमें कहते हैं कि ये इंक्रीज कर देंगे। बैंक रेट हमेशा हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए होता है, जबकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए होता है। तो अगर एक्सेस डिमांड का केस है तो वो इंक्रीज कर देंगे, जबकि डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो वो डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि लोगों के पास और क्रेडिट जाए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट ये होता है विच इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स। मतलब ये तो कमर्शियल बैंक्स के लिए एक्सपेंस है, लेकिन ये इनकम है। अब अगर कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा तो व्हाई डू दे लेंड मनी टू जनरल पब्लिक, वहां तो रिस्क भी है, यहाँ तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो अगर सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि हमें कमर्शियल बैंक को कंट्रोल में लेना है कि वो कम से कम लेंडिंग करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को एक्सेस डिमांड के केस में इंक्रीज कर देगा और डेफिशिएंट डिमांड के केस में डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एलआरआर। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो, द परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट्स विच इज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। ठीक है, SLR, the percentage of net deposits which is to be kept by commercial banks with themselves. तो ध्यान रखना, percentage is the very important keyword. Percentage of net deposits, percentage of net liabilities, total deposits, जो भी लिखना है, लेकिन percentage is keyword. फिर with the central bank is CRR, central bank CRR, self SLR. ठीक है, याद रहेगा, central bank CRR, सेल्फ SLR, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं LRR। तो LRR क्या होता है, LRR वो होता है दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच इज not available for lending। ये मनी वो लेंड नहीं कर सकते, तो ये होती है LRR। तो अगर हमारा एक्सेस डिमांड का केस है तो वो इसे इंक्रीज कर देंगे, और डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो वो उसे डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि
कम रिजर्व रहेगा, ज्यादा मनी लेंडिंग के लिए अवेलेबल रहेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटीज, जो सेफ सिक्योरिटीज होती हैं, उनकी मार्केट में म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ, जनरल पब्लिक के साथ सेल परचेज करना। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस करनी है तो एक्सेस डिमांड के केस में वो सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, सेल करेंगे या परचेज करेंगे, वो सेल करेंगे। सेल करने से लोग खरीदेंगे, कमर्शियल बैंक्स खरीदेंगे और उनका पैसा ट्रांसफर होके सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में वो परचेज करेंगे जिससे कि मनी आउटफ्लो हो। यहां से मनी इनफ्लो हो रहा है, यहां से आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ क्वालिटेटिव मेजर्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है 20 लाख की, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स 10% है, तो इस 20 लाख की प्रॉपर्टी में से लोन जो मिलेगा वो 10% लेस करके, यानी कि 2 लाख लेस करके 18 लाख रुपीस का लोन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर उन्हें उनकी परचेजिंग पावर कम करनी है, यानी कि अगर एक्सेस डिमांड का केस है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर देंगे, और डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि ज्यादा अमाउंट अवेलेबल हो। मॉरल सुएशन, मॉरली यानी कि उनको थ्रेट देना, धमकी देना, वॉर्न करना, लेटर इशू करना, ठीक है ना, कुछ भी इस तरह से उनको ये बताना कि देखो हमें पता है कि तुम गलत कर रहे हो, बट सुधर जाओ वरना हम ये एक्शन ले लेंगे, मेमो इशू कर देना। तो कोई भी ऐसा करना जिससे कि मॉरल सुएशन हो जाता है। अगर मॉरल सुएशन के बाद भी कोई कमर्शियल बैंक नहीं सुधरता तो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, लिखें। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन मांगे या ना मांगे, आपको डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है, फिर उसका इम्पैक्ट लिखना है। ये ध्यान से पढ़ना है कि हमें जो इम्पैक्ट है वो एक्सेस डिमांड पे मांगा है या डेफिशिएंट डिमांड पे मांगा है। अगर दोनों पे मांगा है तो दोनों को अलग अलग लाइन में बाकायदा अंडरलाइन करके लिखना है, और अगर किसी एक पे मांगा है तो उसको अंडरलाइन करना है। ये नहीं कि बस हमें तो जो पता हम सब लिखाएंगे, ऐसे नहीं करना है। हाँ, डेफिनेशन मांगे या ना मांगे, आपको डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। चलो, गुड लक।